हाय गाइस, कैसे हो। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल बायो स्टडी पर। आज का टॉपिक है, पहला टॉपिक लिया हमने लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इससे सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग 1927 से 1987 में अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने 10 से 16 वर्ष के बच्चों से प्राप्त तत्वों के आधार पर नैतिक विकास के सिद्धांत दिए। इनके अनुसार अलग अलग विचार रहे हैं। देखिए, पहला बात कर लेते हैं, बालक का नैतिक व्यापार। नैतिक व्यवहार जन्मजात नहीं होता, ये इन्होंने कहा है। जो बच्चे का नैतिक व्यवहार होता है जन्मजात नहीं होता, क्योंकि बच्चा यहीं पर सीखता है जो भी सीखता है। दूसरा पॉइंट, बालक नैतिक व्यवहार को अपने सामाजिक परिवेश में सिखाता है, यानी कि सीखता है, समाज का भी परिवेश में सीखता है बच्चा जो भी है। तीसरा पॉइंट, सर्वप्रथम बालक अनौपचारिक रूप से अपने आस पड़ोस तथा स्कूल से नैतिकता को सीखता है। आस पड़ोस तथा स्कूल से नैतिकता सीखता है। कोहलबर्ग के द्वारा बालकों में 20 साल तक का ये विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग किया गया है। देखिए, 20 साल तक के बच्चों का इन्होंने साक्षात रिसर्च करा था। इस प्रकार से उन्होंने बताया कि नैतिक विकास 3 चरणों से होता है। देखिए, नैतिक विकास 3 चरणों से होता है तथा इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। कोहलबर्ग के अनुसार बालकों में नैतिकता या चरित्र के विकास की कुछ निश्चित एवं सार्वभौमिक आवश्यकताएं पाई जाती हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के स्तर क्या क्या हैं, शायद हमने पढ़ा दिया था कल टॉपिक, फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर लेना। पूर्व से पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, उत्तर रूढ़िगत और नैतिक स्तर। ये हमने कल करा दिया था, फिर दोबारा रिपीट हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट इसके टॉपिक से हम जो आपको करा रहे हैं, अलग अलग किताबों के रिसर्च, अलग अलग किताबों के अध्ययन से उन्होंने क्या लिखा, उनके सबके विचार थोड़ा सा अलग अलग कटिंग करके हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी किताब से क्या बना है उन्होंने। देखिए, सारी किताबें, सबके विचार अलग अलग होंगे और सब राइटरों की किताबें जो भी होती है अलग अलग होती है। एक किताब में कुछ नहीं हो पाता है, हमेशा जान लेना। देखिए, कुछ है महत्वपूर्ण तथ्य, आधारभूत जानकारियाँ। 1590 में रूडोल्फ गोई ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान शब्द दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें व्यक्तित्व का वर्गीकरण। कुछ हमने जो पीछे करा दिया था वो उसका रिपीट हो रहा था, इसलिए हमने छोड़ दिया है वो टॉपिक। यहाँ से करेंगे हम टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्ति की क्या है। पहला है इसमें शरीर रचना के आधार पर क्रेसमर ने क्या कहा था। दूसरा आपका चिंतन के आधार पर थॉर्नडाइक ने, और भारतीय दर्शन के आधार पर कपिल मुनि ने। चौथा आपका समाजशास्त्रीय आधार पर स्प्रेजर ने, और मनोविज्ञान के आधार पर युग ने। इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, क्रेसर ने शक्तिहीन, क्रेसकाय, खिलाड़ी, सुडेल, नाटा, गोलकाय इन्होंने कहा था। थॉर्नडाइक ने सूक्ष्म, स्थूल, प्रत्यक्ष शब्द दिए थे। और कपिल मुनि से पूछे, कपिल मुनि ने तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। स्प्रेजर ने सैद्धांतिक, और्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला प्रेमी, ये सब दिए थे इन्होंने। कुछ व्यक्ति के प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। देखिए, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। जैविक कारक क्या है,
वंशानुक्रमांक, वंशानुक्रम, जिसमें हम अंतस्रावी ग्रंथियां और शरीर का गठन के बारे में पढ़ते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड, फिजिक्सर और हेरेडिटी। जैविक कारक क्या है? जैविक कारक के बारे में हम स्वास्थ्य, वस्त्र और बौद्धिक स्तर। देखिए आपका जैविक, अजैविक कारक में और जैविक कारक में। देखिए जैविक कारक तो है आपके इसमें वंशानुक्रम आ गया, अंतस्रावी ग्रंथि और शरीर गठन। और अजैविक कारक के बारे में पूछा, अजैविक कारक, अजैविक कारक में स्वास्थ्य, वस्त्र, बौद्धिक स्तर, पूर्व अनुभव, परिवार, स्कूल, मित्र समूह, संस्कृति एवं समाज और आर्थिक स्तर। व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां क्या हैं? देखिए व्यक्तित्व परीक्षण की विधियां क्या हैं? व्यक्तित्व परीक्षण में दो तरह की, पहली आपकी प्रेक्षेपी विधियां, दूसरी अप्रेक्षी विधियां। देखिए प्रेक्षी विधियां क्या हैं और अप्रेक्षी विधियां क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं डीपली से, बारीकी से। देखिए प्रेक्षेप विधि में है क्लाउड, फिक्चर, टीएटी, ड्रेनमैन, इंक, ब्लॉक टेस्ट और एससीएसटी वाक्य पूर्ति परीक्षण। और अप्रक्षेपी विधियां में अंतर्दर्शन, प्रश्नावली विधि, पीपीटी, बाह्य दर्शन विधि, मापन रेखा विधि, समाजमितीय विधि और 16 पीएफ और साक्षात विधि। ये चीज़ें इसमें हमने कराई। व्यक्तिगत परीक्षण की विधियाँ पूछता है, इसमें प्रश्न बनते हैं बहुत बारीकी से। देखिए जो आपका सीटेट है, सीटेट में आपका 15 नंबर की आपकी पेडागोजी आती है और 15 के आते हैं प्रश्न राइटर के विचार, किसने क्या कहा था। ये चीज़ हमें देख कर चलनी है बारीकी से। एक राइटर के विचार हम आपको कराएंगे रूबरू। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करिए। एक विचार, हर किताब से अलग अलग टॉपिक्स लिए हमने, जिसमें हम 2-3 क्लास कराते हैं रोज़ाना। हमने कल आपको क्लास मैथ की पेडागोजी और आपकी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए थे। आज भी मैथ पेडागोजी होगी इसके बाद में क्लास आपकी। उसमें पेडागोजी नेशनल एजुकेशन फिजिक्स से आपके 2005 के कुछ एनसीएफ के महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ 2020 से लेकर आएंगे, प्रश्न लाएंगे। बहुत अच्छे प्रश्न है, उसमें पूछता है आपका। नेक्स्ट देखिए शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां या तुलनात्मक अध्ययन क्या है? आगमन विधि और निगमन विधि, ये बहुत पूछी जाती है। आगमन विधि किससे संबंधित है, निगमन विधि क्या है? इसमें डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। देखिए मनोविज्ञान विधि आगमन विधि बोलते हैं और मनोविज्ञान विधि नहीं है तो इसको हम निगमन विधि बोलते हैं। इसको आप रिपीट कर लेना। इसमें हम लोग जो बेचारे स्टूडेंट विद्यार्थी हैं वो घूम जाते हैं कि आगमन विधि क्या है और मनोविज्ञान विधि क्या है। देखिए अगर मनोविज्ञान विधि में आगमन विधि होगी, पूछ अगर निगमन विधि में क्या है, मनोविज्ञान विधि नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर, ये कह रहे हैं उदाहरण से नियम की ओर, और निगमन विधि में है नियम से उदाहरण की ओर। इसमें उल्टा है, पहला आगमन विधि आएगी बाद में दूसरी आपकी निगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर, आगमन विधि कहती है विशिष्ट से सामान्य की ओर और निगमन विधि बोलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर। और आगमन विधि कहती है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और निगमन विधि कहती है सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। एक एक पॉइंट हम बारीक से समझा रहे हैं। जो भी आपको डाउट है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कुछ रिप्लाई आप बता सकते हो कुछ भी। और हमारे टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में नीचे मिलेगा आपको, उस पर भी हम आपको क्यूज कराते हैं खास प्रश्नों की, सीडीपी की। देखिए इसी से संबंधित गुण, स्थायी ज्ञान मिलाते हैं ये। और गुण में इसमें देखो इसमें का स्मरण शक्ति का विकास होता है।
इसमें स्थायी स्थायी आपको जो स्थायी ज्ञान मिलाते हैं और इसमें स्मरण शक्ति का विकास होता है। छोटी क्लास है तो उपयुक्त है, इसमें छोटी क्लास है तो उपयुक्त है। और इसमें कह रहे हैं कम समय में अधिक ज्ञान, कम समय में अधिक ज्ञान। कौन सी विधि कह रही है आपकी कम समय में अधिक ज्ञान? निगमन विधि। दोष क्या है? परिणाम पूर्णतः सत्य नहीं है, सभी स्तर के बालकों हेतु नहीं, सभी स्तर के बालकों हेतु नहीं है, और गति धीमी होती है। और दोष विधि इसमें क्या है? मानसिक शक्ति का विकास नहीं है, यंत्रवत कार्य की आदत और रटने की प्रवृत्ति का विकास निगमन विधि में है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, शिक्षा मनोवैज्ञानिक के पिता थॉर्नडाइक यूएसए के रहने वाले हैं। इस पर डिस्कस करके 1913 की बात कर लेते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक नामक बुक लिखी थी इन्होंने। कौन सी बुक लिखी थी? शिक्षा मनोवैज्ञानिक बुक लिखी थी किन्होंने? थॉर्नडाइक ने। चिंतन के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया। पहला स्थूल, दूसरा सोच, तीसरा प्रत्यक्ष। स्थूल, सोच, प्रत्यक्ष किसने लिखा था? थॉर्नडाइक ने। बुद्धि के 3 प्रकार बताए इन्होंने। अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। पहली अमूर्त बुद्धि, दूसरी आपकी अमूर्त बुद्धि, दूसरी मूर्त बुद्धि, तीसरी आपकी सामाजिक बुद्धि। अधिगम के 2 तरह के नियम बताए इन्होंने। अधिगम के 2 तरह के नियम दिए इन्होंने। मुख्य नियम क्या है इन्होंने? पहला है मुख्य नियम तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा अभ्यास का नियम। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा आपका तीसरा पॉइंट, तीसरा नियम पूछा जाता है अभ्यास का नियम। किसका? थॉर्नडाइक का। गौड़ नियम, फिर इसके इनों के दूसरा मुख्य नियम है आपके गौड़ नियम। देखो, बहु प्रतिक्रिया का नियम थॉर्नडाइक ने दिया था। मनोवृत्ति का नियम, यह भी थॉर्नडाइक ने दूसरा है। आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा थॉर्नडाइक ने। आत्मीकरण का नियम थॉर्नडाइक चौथा, और पांचवा आपका संबंधित परिवर्तन का नियम। बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताता है। देखिए कह रहे हैं बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताता है। कौन कह रहे हैं? थॉर्नडाइक ने कहा था। पूछे आप प्रश्न किस टाइप से बनेगा? देखिए आपका अगर यही प्रश्न आपसे पूछ लेता है कि बुद्धि को अधिगम की योग्यता बताता है, किसने कहा था? 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आपको मालूम है थॉर्नडाइक, तो थॉर्नडाइक आप टिक कर देगा। बुद्धि का बहुकारक, बुद्धि का बुद्धि का बहुकारक रेत का, बालू का, परमाणु का सिद्धांत दिया था। किसने? थॉर्नडाइक ने। रेत का, बालू का ये नहीं मिलेगा, बहुत कम पूछता है ये। अपने प्रयोग में बिल्ली, मांस मछली के टुकड़ों का प्रयोग किया था इन्होंने। बिल्ली की क्या? थॉर्नडाइक की क्या? बिल्ली। इन्होंने मांस मछली के टुकड़ों का प्रयोग किया था। अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रत्यंत एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, और उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। इसे हम एसआर बॉन्ड भी बोलते हैं। कितने? अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रत्यंत एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। दोबारा सही से रिपीट कराते हैं आपको ताकि आप अधिगम का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। देखिए प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। फिर दूसरा हो गया आपका प्रत्यंत भूल का सिद्धांत। अब इस टाइप से ऐसा बनेगा आवृत्ति का सिद्धांत। फिर आपका ये बहुत पूछा जाता है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक का, ये बहुत पूछा जाता है। फिर पूछेगा एसआर बॉन्ड सिद्धांत किसने दिया था? तो ये भी एसआर बॉन्ड, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत
संबंधवाद का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। बहुत अच्छे से समझ लो आप, काफ़ी अच्छा है। आपको कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हो। इसी से बहुत प्रश्न बनते हैं। मुख्य नियम क्या? तात्पर्यता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और गौड़ के नियम में पूछेगा आपसे गौड़ के नियम, और आपसे गौड़ का नियम पूछेगा तो बहु प्रतिक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम, पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम। ये मिलाने के लिए भी आ सकते हैं आपसे, तो मिलाने के लिए भी आपको देखना, पहला बहु प्रतिक्रिया का नियम आएगा, दूसरा मनोवृत्ति, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा आत्मीकरण का नियम, संबंधी परिवर्तन का नियम। इस टाइप से पूछ सकता है वो मिलाने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, इसके बाद में आपका जीन पियाजे। जीन पियाजे संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक विकास पूछता है कि संज्ञानात्मक विकास या ज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन रहे हैं? तो ये 1896 और 1980। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। पियाजे ने साइमन बीने के, अब पूछा साइमन बीने शब्द किसने दिया या ये विचार किसका था? तो जीन पियाजे। साइमन बीने के निर्देश पर फ्रेंच बच्चों के बौद्धिक स्तर पर कुछ टेस्ट लिए। इसके आधार पर उन्होंने अधिगम की शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या की। इसे 4 भागों में उन्होंने बांटा था। इन्होंने 4 भागों में इसको बांटा था। 4 भाग देखते हैं इनके, कौन कौन से भाग उन्होंने बांटे थे कि उन्होंने जीन पियाजे का टॉपिक चल रहा हमारा। पहला आपका संवेदी पेशी अवस्था है, सेनरी मैटर स्टेज, जिसे साल पूछे वर्ष, तो 0-2 से वर्ष तक इसमें वस्तु स्थायित्व, ज्ञानेंद्रियों या संवेदी अंगों का अधिक उपयोग, अनैच्छिक क्रियाएं। 3 इसमें ऑप्शन है, वस्तु स्थायित्व, ज्ञानेंद्रिय संवेदी अंगों का अधिक उपयोग और अनैच्छिक क्रियाएं। और संवेदी पेशी अवस्था अगर वर्ष पूछा है तो 0 से 2 वर्ष तक का। दूसरा आपका पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशन स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक। इन्होंने इसमें क्या कहा था? जीववाद। इसमें टॉपिक क्या कहा था? जीववाद, अहम केंद्रिता, अफलाटावी संप्रदाय का निर्माण नहीं है, बनावट की अधिकता, देखना सुनना लेकिन क्रिया नहीं करना। फिर आपका अनुकरण, किसमें है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। अनुकरण पूछता ज़्यादा है। और संप्रत्यय का निर्माण किस में आता है? ये पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और ये 2 से 7 वर्ष तक के है। ये संवेदी अवस्था में वस्तु स्थायित्व, ज्ञानेंद्रिय संवेदी अंगों का अधिक उपयोग और अनैच्छिक क्रिया है। तीसरी अवस्था है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था ये आपके 7 से 11 वर्ष तक ये। इसमें क्या कहा इन्होंने? तुलनात्मक ज्ञान और वर्गीकरण का आरंभ। अमूर्त, फिर उस चौथी आपकी है इसमें अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त 11 से लास्ट तक, तो इसमें अमूर्त चिंतन प्रारंभ। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से लास्ट तक है। किसने कहा था ये? जीन पियाजे से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के। 4 अवस्थाएं इन्होंने दी थी। नेक्स्ट टॉपिक इसका, ये टॉपिक बहुत अच्छा है, बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक कौन रहे हैं? पहले देखिए सिद्धांत दे रखा है, प्रतिपादक। बुद्धि के सिद्धांत एवं प्रतिपादक। एक कारक का सिद्धांत,
देखिए, एक कारक का सिद्धांत पूछे आपको, एक कारक का सिद्धांत किसने दिया था? बीने। बीने में भी लिख सकता है ऑप्शन टर्मन और स्टर्न। वर्तमान में मान्य नहीं है, ये वर्तमान में मान्य नहीं है। इन्होंने कहा ये वर्तमान में मान्य नहीं है। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने। इसकी बात कर लेते हैं। जनरल और स्पेसिफिक बहुकारक सिद्धांत की बात थॉर्नडाइक। सामाजिक अमूर्त मूर्त बुद्धि। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन। 7 तरह की योग्यताओं को बताता है। समूह कारक का सिद्धांत थर्स्टन 7 तरह की योग्यताओं को बताता है। ये पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने कहा था? ये फिलिप बर्नन है। फिलिप बर्नन है। स्पीयरमैन के समर्थक थे, स्पीयरमैन के समर्थक रहे हैं ये। और बुद्धि संरचना का सिद्धांत ये जेपी गिलफोर्ड ने कहा था। जेपी गिलफोर्ड ने संज्ञान, अभिसारी, अपसारी, स्मृति, मूल्यांकन। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आरबी कैटेल ने। और बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? हॉवर्ड गार्डन ने। इनके बारे में कुछ, हॉवर्ड गार्डन के बारे में जान लेते हैं कुछ। देखिए, हॉवर्ड गार्डन कहते हैं भाषाई, तार्किक, गणितीय, स्थानिक, गणित, सांगीतिक, व्यक्तिगत, आत्मन, व्यक्तिगत, अन्य, प्राकृतिकवादी हैं। 1998 में प्रकृतिवादी शब्द दिया था ये। अस्तित्ववादी ये 2000 में इन्होंने शब्द दिया था। ये बहुत, इसमें से प्रश्न बहुत बनता है आपका, ये इसमें से प्रश्न बनता है आपका, बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछता है। तो इसको एक एक, इस क्लास को हमारे 2-2, 3-3 बार आप आराम रोक के आप रिपीट कर सकते हो। इससे बच के कुछ नहीं जाएगा आपका। यूपी टेट हुआ, सी टेट हुआ, कोई सा भी टेट रहा आपका, कोई सा भी सुपर टेट रहा, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि किताबें सबको यही हैं। पूछने का तरीका सब अलग अलग होता है, बाकी सबके विचार राइटर सब यही हैं आपके। कोई सा भी हम स्टेट में चले जाएं। नेक्स्ट टॉपिक इसका, एक दृष्टि में बाल्यावस्था की विशेषता क्या है, इस पर करेंगे। देखिए, एक दृष्टि में बाल्यावस्था की विशेषता क्या है? शारीरिक विकास में स्थिरता। बाल्यावस्था की विशेषता पूछेगा। पहला है आपका शारीरिक विकास में स्थिरता, अगर मिलाने को वो क्रम मिलाने को नहीं, व्यवस्था रखने को आता है। दूसरा, मानसिक योग्यता में वृद्धि। पहला शारीरिक विकास में स्थिरता, दूसरा टॉपिक है, दूसरा हेडिंग इसमें मानसिक योग्यता में वृद्धि। तीसरा आपके जिज्ञासा की प्रबलता। तीसरा पॉइंट इसमें जिज्ञासा की प्रबलता। इस टाइप से आप मिला क्रम से रख सकते हो, क्रम रखने में आप है। चौथा है आपका वास्तविक जगत में प्रवेश। वास्तविक जगत में प्रवेश 5 में बात कर लेते हैं, 5 में हेडिंग में रचनात्मक कार्यों में आनंद। 5 में आपका रचनात्मक कार्यों में आनंद। छठा आपका सामाजिक गुणों को विकास। सामाजिक गुणों को विकास। 7 में आपका बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। 8 में आपका संग्रह करने की प्रवृत्ति। संग्रह करने की प्रवृत्ति। 9 आपका निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति। और 10 आपका है कम प्रवृत्ति में सुषुप्ता। तो ये हमने किस पे लिए थे? ये हमने एक दृष्टि में बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट टॉपिक इसका, अगला टॉपिक आपका समावेशी शिक्षा क्या है। देखिए, शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बहुत पूछा जाता है समावेशी शिक्षा क्या है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत समावेशी शिक्षा को विशेष महत्व दिया गया था। अगर सन पूछे कब दिया गया? 2009 में। इसके अंतर्गत विकलांग बच्चों से लेकर वंचित बच्चों तक, सामान्य बच्चों से लेकर विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों को बिना भेदभाव के एक समान ढंग से शिक्षा दी जाती है। समावेशी शिक्षा
समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निर्देशित करता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक समान छात्र एवं दिव्यांग छात्रों को समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। ये कह रहे हैं शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक समान छात्र व दिव्यांग छात्रों को भी समान शिक्षा, मतलब अंधे लंगड़े लूले सभी को शिक्षा समान मिलनी चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, समान शिक्षा प्राप्ति का अवसर मिलना चाहिए। इसके अंतर्गत अध्यापक सभी वर्गों के बच्चों के साथ एक समान व्यवहार करता है। समावेशी शिक्षा के द्वारा जो लोकतांत्रिक लक्ष्यों से गुण युक्त हैं, प्रतिभाशाली बालक एवं सामान्य बालकों के साथ शिक्षा के समावेशी शिक्षा के द्वारा जो लोकतांत्रिक लक्ष्यों से युक्त हैं, प्रतिभाशाली बालकों एवं सामान्य बालकों के साथ शिक्षा के माध्यम से सामान्य व्यवहार करके सामंजस्य की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत मानसिक एवं शारीरिक रूप से सक्षम वर्ग के बच्चों को लेकर प्रतिभाशाली बच्चों तक शामिल है। इसमें अवंचित वर्ग के बच्चों को भी शामिल किया गया है, अवंचित वर्गों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। इसमें हम समावेशी शिक्षा है, इसमें हम किसी बच्चे के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लंगड़ा हो, लूला हो, गूंगा हो, कैसा भी हो। समावेशी शिक्षा का मतलब सबको समान रखना है। 2000 नियम के अनुसार ये समावेशी शिक्षा का महत्व दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए टरमैन क्या कहते हैं। 1916 के अनुसार बुद्धि लब्धि उसके वर्ग क्या है। टरमैन के अनुसार देखिए, बुद्धि लब्धि 1 से 130 से अधिक बालक प्रतिभाशाली और 121 और 130 प्रखर बुद्धि, 110 111 साल 120 के बीच की बात करते हैं तीव्र बुद्धि, और 91 से और 110 के बीच की हम बात करें तो सामान्य बुद्धि, 81 से 90 के बीच में करें तो मंद बुद्धि, 81 से 80 की बात करते हैं तो अल्प बुद्धि, 71 से 50 अगर 71 से 50 पूछे तो मूर्ख बुद्धि, और 50 से कम तो मूढ़, जड़ या वृद्धि। बुद्धि लब्धि का अगर पूछे सिद्धांत किसने दिया था, टरमैन ने। कब दिया था? 1916 में। तो इस टाइप से आपसे बनाने को आएगा, ये बनाने को आएगा, पूछ लेगा, पूछेगा 121 से 130 की बुद्धि कौन सी होती है, तो प्रखर बुद्धि। पूछेगा 111 से 120 की बुद्धि, तो तीव्र बुद्धि। इसके बीच की पूछता है, कभी कभी इसमें पूछ लेता है कि 81 से 90 के बीच की बुद्धि, तो मंद बुद्धि। 81 से 71 से 81 बुद्धि, तो अल्प बुद्धि। इस टाइप से आप बुद्धि पूछेगा, वो एक प्रश्न पूछ लेता बुद्धि में, चाहे वो घुमा फिरा कर पूछे मगर पूछ लेगा। तीव्र बुद्धि और 91 से 110 की बात कर लें तो ये सामान्य बुद्धि। नेक्स्ट, ये रहे खास महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे अगला टॉपिक आपका NCF 2020 से महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाली है, दूसरी क्लास। इस क्लास को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, टॉपिक कैसा लग रहा है आपको। एक में एक किताब का निचोड़ करा रहे हैं हम आपको, और जो भी कराएंगे हम आपको रूबरू कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी दोबारा फिर मिलना, आपको मिलेंगे 9 बजे आपकी क्लास होगी, उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसके बाद में टेक केयर दोस्तों।